अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के सिलसिले सफ़र ज़िंदगी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ। और सामीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन हज़रात से, उन लोगों से जो बैरून मुल्क सफ़र कर चुके हैं और जानते हैं उनके मुशाहदात और उनके तजर्बात के वहाँ लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और उनसे हमें कौन सी गाइडलाइंस मिल सकती हैं। इस सिलसिले में आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ अशरफ बलोच साहब, जो कि ब्रॉडकास्टर हैं, राइटर हैं, टीवी रेडियो के आर्टिस्ट हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बुलवाया। अशरफ बलोच साहब, आप पहले तो ये बताएं कि आपने दुनिया के कितने ममालिक देखे हैं और कौन कौन से ममालिक देखे हैं और वहाँ आपके तजर्बात और मुशाहदात क्या रहे। अरे साहब, तकरीबन 19 मुल्कों का सफ़र किया है। उसमें कुछ मुल्क तो ऐसे हैं कि जहाँ पर मैं 2-4 दफ़ा गया हूँ, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर मैं 6-7 साल भी रहा हूँ, कुछ मुल्क ऐसे हैं कि यहाँ पे मैं 2-3 साल भी रहा हूँ। तो जो मेरा पहला मुल्क था वो सर, मैं इंडिया गया था और वहाँ पर मेरा पहला सफ़र था। उसके बाद फिर मैं नेपाल गया, फिर बांग्लादेश गया, उसके बाद फिर थाईलैंड गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, कंबोडिया गया। फिर मैंने दूसरी साइड सफ़र किया, सऊदी अरब गया, मिस्र गया, शाम गया, इराक गया, इजिप्ट गया, अपना दुबई है, शारजा है, लंदन में मैं रहा हूँ, 8 साल रहा हूँ, पेरिस मैंने देखा है, अमेरिका वहाँ पर मैं 4-5 साल वहाँ रहा हूँ। तो ये तकरीबन सारी जो है वो पूरी सीरीज़ है, पूरा सफ़र है ज़िंदगी का। और इसका एक ये है कि मैं बचपन से मुझे जो था वो शौक़ था घूमने फिरने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन क्या था कि मेरे में एक आदत थी कि मैं जो बात समझता था कि ये मुझे करनी है वो मैं करता था बात, ठीक है ना, उस पर मैं मेहनत करता था। तो बस ये है कि जो तय कर लिया वो करना है। मकसद एक इरादे की पुख्तगी जो मेरे में आई, उसमें जो भी मैंने सफ़र किए सर, जो भी मैं घुमा हूँ, जो भी मैं फिरा हूँ, जो भी मैंने देखा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मेरा सहारा बना, मेरा दोस्त बना, मेरा गाइड बना, जिसने मुझे हौसला दिया, उसका नाम था रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। उसका माइक्रोफोन अगर नहीं होता, उसका साथ अगर मेरे साथ नहीं होता, उसका तावन, उसका कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो मैं शायद इतनी चीज़ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका हूँ। अच्छा, ये बताएं कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और अगर तरक्की पजीर भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पर बहुत जाते हैं, सयाह वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो आपने ऐसा क्या मुशाहिदा किया वहाँ पर, वहाँ के लोगों को? आरिफ साहब, जैसे आपको पता ही है कि जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, ये तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है, हमसे आगे। हम तरक्की पजीर ममालिक हैं। उसमें ये जो दूसरे ममालिक हैं, थाईलैंड है या कंबोडिया है या मलेशिया है या दूसरी कंट्री आ जाती हैं, मसलन नेपाल हुआ। तो सर, इन लोगों ने जो इनका जो तरक्की का जो सबसे बड़ा राज है, इन्होंने अपने टूरिस्ट जो ना जो चीज़ें थी, जो इनके पास थी, हिस्टोरिकल चीज़ें थी जो देखने की लायक रखती थी, उन्होंने उस चीज़ को बजाय जो अपने मुल्क में सजाएं, उन्होंने दुनिया के सामने पेश की और दुनिया के टूरिस्ट को ये दावत दी कि भाई हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में फ़लानी चीज़ है, फ़लाना बाग है, फ़लानी चीज़ है, फ़लाना किला है, आप देखेंगे आप खुश होंगे। और उसके साथ जो उन्होंने दूसरा काम किया कि उन्होंने अपने मुल्क के लॉ एंड आर्डर को सर इतना अच्छा किया। देखिए, टूरिस्ट जो है ना, आप कहीं भी जाएंगे तो आप पहले ये देखें, पहले तो गूगल नहीं था, अभी गूगल भाई यहाँ के हालात कैसे हैं, कि यहाँ का लॉ एंड आर्डर कैसा है। गोरा इस चीज़ को देखता है, कोई भी टूरिस्ट है देखता है कि अरे नहीं नहीं भाई वहाँ तो झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं भाई वहाँ तो डाके कोई नहीं आएगा। आपके पास चीज़ बेचने की है, आप तब बेच सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई लुटेरा ना हो, आपके इर्द गिर्द अमन का माहौल हो, तो आप बेच सकते हैं ना। तो उसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने इतनी तरक्की की। और उससे सबसे बड़ा जो हमारा मिसाल है हमारे मुल्क का, वो था थाईलैंड, ठीक है ना। थाईलैंड ने 20 साल में इतनी तरक्की की है कि यकीन करें कि मैं 2018 में जब लास्ट टाइम गया था, तो मैं वैसे पता ही जाता था, वहाँ पे छोटा एक जजीरा है मुझे, लेकिन मेरा यार बहुत दिन हो गए, मैं चलो शहर का चक्कर लगाऊं। मैं जब थाईलैंड शहर में गया तो यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा कि मैं न्यूयॉर्क का मैनहट्टन देख रहा हूँ। मैंने कहा ये थाईलैंड, ये बैंकॉक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने बड़े मॉल, ये सिर्फ और सिर्फ 9 सालों में हुआ सर। और इस तरह दूसरा मिसाल जो मैंने देखा था, क्योंकि 3-4 दफ़ा मैं उधर भी गया था, वो था मलेशिया का। मलेशिया को मैंने जब देखा कि वहाँ पर 6-8 साल पहले हम जाते थे तो वहाँ पर 2-4 दुकानें होती थी, 6-8 साल के बाद वहाँ पर बहुत बड़े मॉल बन गए, बहुत बड़े फ्लैट बन गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। अब देखें ना, किसी भी मुल्क में जितने मॉल होंगे तो उसका मतलब ये है कि वहाँ का नेशन अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, उसके पास परचेजिंग पावर है तो मॉल पे जाएगा ना। उसके पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगा, उसके बेचारे के पास पैसा ही नहीं होगा, वो अपने पेट के पीछे होगा, तो सर कपड़ा लेने कहाँ जाएगा।
تو ان نیشن نے صرف اور صرف اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی بنیاد پر ٹورزم کو کھولا، اور ٹورزم کی بنیاد پر انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو گھمایا، اور اس سے جو ہے ان کی نیشن آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں انفرادی طور پر بھی دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں؟ پولائٹ، پیشنٹ، غصہ نہیں۔ کسی بھی دکان پہ جائے، میں نے بھی کام کیا ہے، تو ہماری تو طبیعت ہماری ہنسی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اسمائل، اگر آپ مسکرا نہیں رہے ہیں تو وہ کسٹمر آ کے آپ سے پوچھے گا کہ بھائی واٹس پرابلم، کوئی آج کیا ہوا، خیر تو ہے یار، تم مسکرا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو یہ کہ اسمائل، اور دیکھیں یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے قولوا للناس حسنا ہے، آستے بات کرو، ٹھنڈی بات کرو، میٹھی بات کرو، محبت سے بات کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو سر ان کا جو بنیاد رہا ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اب میں اس پر آتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں امریکہ میں رہا ہوں، لنڈن میں رہا ہوں۔ لنڈن میں خاص کر کے پرائم منسٹر کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے، اس اسکول کے بھی وہی اسٹینڈرڈ ہیں جو کہ غریب کے بچے کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہی چیزیں ہیں، وہی گیمز ہیں، وہی کلاسیں ہیں، وہی ٹیچر ہیں، وہی تعلیم کا معیار ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر تو بھئی آپ نے ایک اسکول تو الگ کھول دیا، اس میں ایم این ایم پی اے کے بچہ پڑھ رہا ہو اور غریب کے لیے کوئی ایسے کہ یہاں لائٹ نہ ہو، نہ، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے صرف اور صرف یہ کہ کمنٹڈ کہ بھائی 9 بجے آفس ہے تو 9 بجے، 5 بجے جانا ہے تو 5 بجے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ جی وہ بس چھوٹ گئی اور یہ تھی بارش ہو گئی، بارش تو ڈیلی ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے تقریباً۔ نمبر 2، کمیٹڈ رہنا ہے اپنی کمپنی کے ساتھ، جس بھی ادارے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے، اسی کے لیے سوچنا ہے، اسی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کیوں کہ وہی ادارہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، آپ کو پے کر رہا ہے، ٹھیک۔ نمبر 3 کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نمبر 4 لا اینڈ آرڈر، قانون جو ہے نا، چاہے چھوٹی سی بات ہو، زیبرا کراسنگ ہے بیچ میں، وہاں پر جو پیدل لوگ روڈ کراس کرتے ہیں ان کی بھی سگنل بنے پڑے ہیں، دبائیں گے بٹن، چاہے کوئی بھی گاڑی نہیں آ رہی ہے لیکن بٹن دبانا ہے، بٹن نے سائن دیا کہ بھئی آپ جا سکتے ہو، وہ جائے گا، اس کے بعد وہ دوسرا بندہ نہیں جائے گا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آج وہ ترقی یافتہ بن گئے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ کی طرف گامزن ہیں، جا رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ لوگ کمیٹڈ ہیں اپنے کام سے، اپنے اداروں سے اور اپنی قوم سے، تبھی وہ ایک ترقی یافتہ قوم کہلوانے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اشرف بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہم سے اپنے مشاہدہ و تجربات شیئر کیے۔ آپ کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ جی سامعین، یہ تھے اشرف بلوچ صاحب۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر محمد عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔